तो बच्चों, हम लोग संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। संख्या तो अनेकों प्रकार के हैं, जिसमें कुछ मुख्य संख्या है जो बता रही हूँ। सबसे पहले नंबर की संख्या गिनती से हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर हम लोग जानना है अंक क्या है। अंक है जो शून्य से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना ही तो अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिला करके कुल 10 अंक हैं। और यही 10 अंकों से दुनिया में बड़ी बड़ी संख्याएं, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो, अरब में जाए, करोड़ में जाए, खरब में जाए, मिलियन में जाए, बिलियन में जाए, वह तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। हम लोग यहाँ जो मानक है राष्ट्रीय अंकन पद्धति का, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। पदुम, 10 पदुम, आगे चल करके जितना भी संख्या बनता है उतना बनेगा यही 10 अंक से। यही अंक है और कोई अंक नहीं है। कोई भी संख्या है इतने से ही बनता है, इतने को छोड़ करके और नहीं। तो हम लोग अंक के बारे में जान गए। अब अंक से हम लोग चलते हैं कि संख्या बनता है। उसमें भी संख्याक और संख्या नाम के बारे में हम अलग से वीडियो बना दिए हैं। यहाँ सिर्फ हम बता रही हूँ संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो बच्चा, संख्या पहले से ही गिनती शुरू किया जाता होगा जब मनुष्य का उतना सभ्यता का विकास नहीं हुआ होगा। तब भी जब जंगलों में रहते थे आदि मानव, उस समय भी समूह में रहते थे और अपने गुट, अपने समूह के आदमियों को गिनते होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से गिनते गिनते कोई भी वस्तु को आज भी हम लोग गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से गिनते 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 कितना तक जाएंगे, गिनती का कोई अंत नहीं है। तो गिनती की संख्या को कहा जाता है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम रट लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं है। गिनती का कोई अंत नहीं है। बचपन में हम लोग को सर जी कहते थे गिनती लिखने के लिए, तो 1 से 100 तक गिनती लिख करके दिखा देते थे। लगता था कि 1 से शुरू होता है गिनती और 100 तक समाप्त हो जाता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। गिनती का कोई लास्ट नहीं है। प्राकृत संख्या सच है कि 1 से शुरू होता है, लेकिन कितना भी रह सकता है, इसका कोई किनारा नहीं है। एक किनारा है, 1 से शुरू होता है, लेकिन दूसरा छोर नहीं है कि अंत कहाँ तक होता है, यह नहीं है। तो बच्चा, प्राकृत संख्या, अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सब पूछे, कोई कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो कहेंगे 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और फिर लास्ट तो कोई कहना ही नहीं है। अब फिर जब आगे चल करके संख्या सभ्यता का विकास होते गया, बच्चे हम घटाते थे। मान लिया जाए कि 8 है और 8 में से और 4 को घटाना है तो बच गया 4। अगर 8 में से 5 को घटाना है
तो बच गया 3। और अगर 8 में 6 को घटाना है तो बच गया 2। और अगर 8 में 7 को घटाना है तो बच गया 1। और 8 में 8 को घटाना है तब कितना बचेगा? तो कहेंगे कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं के लिए पहले संख्या नहीं था, लेकिन फिर आगे चल करके एक संख्या का निर्माण हुआ और उसका नाम रखा गया शून्य। कुछ नहीं है, इसके लिए संख्या बना जिसका नाम है शून्य। और यह शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ ने किए हैं। शून्य का आविष्कार और दशमलव का आविष्कार शायद भी वही किए हैं, लेकिन शून्य का आविष्कार किए हैं आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ। अब बच्चे हम लोग जान गए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का नहीं बता सकते हैं। अब जब शून्य का आविष्कार हुआ तो संख्या पूर्ण हुआ, यानी अब बन गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब बना? जब इसमें शून्य आकर के लगा तब। तो शून्य आकर के लगा तो हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसका भी कोई किनारा नहीं है। पूर्ण संख्या का भी कोई अंत नहीं है, शुरू है। अगर इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य से छोटा और कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों हम लोग जान गए। अब शून्य, अब कहेंगे कि अरे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 प्राकृत भी है और 3 पूर्ण भी है, 4 प्राकृत भी है और 4 पूर्ण भी है। तो हम कहेंगे कौन संख्या? पूर्ण कहें, पूर्ण संख्या कहें या प्राकृत संख्या कहें? तो कोई असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 को प्राकृत संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे, 2 को प्राकृत संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे, 3 को प्राकृत संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे। इस तरह से शून्य के बाद, शून्य को छोड़ करके जितने भी संख्या प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या है। शून्य ही एक ज्यादा है इसमें जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। तो शून्य के अलावे जितनी सारी संख्याएं हैं वह संख्या प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कोई अलग चीज नहीं है, बस इसमें डिफरेंस है शून्य का, बस शून्य। अब इसमें और एक सवाल उठ सकता है, इसमें प्रश्न आ सकता है बच्चों, प्रश्न क्या आ सकता है कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? कहेंगे नहीं, शून्य सिर्फ पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और पूर्ण संख्या। अब कहे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि जितने शुरुआत से 1 से शुरू हुआ है तो यहाँ से शुरू हो करके और जितना प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या भी है। तो यस कहेंगे हाँ, जितने भी प्राकृत संख्या है सभी के सभी पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर यही प्रश्न उल्टा करके पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य जो है, यह शून्य जो है यह ऐसा संख्या है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि शून्य को छोड़ करके जितने भी पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या है, शून्य के अलावे जितने भी पूर्ण संख्या है सभी प्राकृत संख्या है। लेकिन इसमें हम यस नहीं कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है,
लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अब इसमें और भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या हाँ, पूर्ण संख्या में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आ गया 0। अब कहेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो है, लेकिन सबसे छोटा जो है पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह जो है शून्य तो शून्य है, एक जो है विषम संख्या है और सम है जो ये दो जो है यह सम संख्या है। तो क्या कहेंगे? सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या जो है 2 है और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या जो है वह 1 है। अब यहाँ जो है प्राकृत संख्या में कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो विषम है वह 1 है, सबसे छोटी भी है और विषम भी है। अब प्राकृत संख्या में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, तो कहेंगे सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 है। 2 है ना जी? 2 है। अब इतना से ही हम लोग समझ जाएंगे। अब बच्चा तो समझ गए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग समझेंगे क्या चीज? यह संख्या रेखा पर समझाएंगे तभी समझ में आएगा। 2 को दिमाग में बिठा लीजिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या है। पूर्ण संख्या कहते हैं जो शून्य से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्राकृत संख्या शुरू होता है गिनती की संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहता है। अरे बाबू बाहर में मना कर देखिए जा परी, हल्ला नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, इससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बहुत सारी बात इसमें समझ में आ जाएगा। जो हमारा भाषा में गलती टूटी फूटी होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती होता है बाबू, तो वह मेरे एज का डिफरेंस है। आप लोग जरूर समझिएगा। मुझे कोई समझे या ना समझे, आप लोग समझते हैं, आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, इसलिए मैं बनाने के लिए ललायित रहती हूँ। मैं क्या कहूँ? अब यहाँ सबसे छोटे यहाँ कर दिए, बीच में जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बता दिए कि सब पूर्ण संख्या। और इधर पूर्ण संख्या के दाएं तरफ हम बढ़ेंगे तो सभी का मान बढ़ते जाता है, एकदम लगातार। 0 के बाद हो जाएगा 1, उसके बाद बढ़ेंगे हो जाएगा 2, उसके बाद बढ़ेंगे हो जाएगा 3, इसके बाद बढ़ेंगे हो जाएगा 4, इसके बाद बढ़ेंगे हो जाएगा 5, इसके बाद बढ़ेंगे हो जाएगा 6, फिर इसी तरह से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएंगे। अभी तुरंत बताए हैं इसी वीडियो में कि अनंत फिर बढ़ जाएगा, अनंत है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और इसका लास्ट तो है ही नहीं। इतना तो समझ गए। 0 से लेकर के दाईं तरफ जितने हम बढ़ाते हैं संख्या को, तो संख्या का मान बढ़ते जाता है और इधर का संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक संख्या। इसको क्या कहेंगे बाबू? धनात्मक संख्या। कितना बताया है ऊपर से? ऊपर से बताए हैं पहले नंबर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या बता चुके। उसके बाद बताए सम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 12 है, यानी 2 भागों में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसको कहते हैं सम संख्या। और जो 2 भागों में पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको कहते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या, विषम संख्या। अब यहाँ यह जो 0 है जो बच्चा, यह धनात्मक संख्या नहीं है। 0 के बाद अगर आगे कदम बढ़ाते हैं तो 1 आता है, 2 3 4, तो यहाँ से
संख्या जो शुरू होता है वह धनात्मक संख्या कहलाता है, जिसका निशान है, चिन्ह है प्लस का। यहाँ एक दिया हुआ है तो एक रहे या तो प्लस एक रहे, दोनों एक ही बात है। दो रहे या प्लस दो रहे, एक ही बात है। तीन रहे या प्लस तीन रहे, एक ही बात है। तो जिस किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि उसके पहले प्लस का चिन्ह है। तो शून्य के दाईं तरफ अगर संख्या का मान बढ़ते जाता है, दिमाग में बैठा लिए, और जितना भी सारा संख्या है सब धनात्मक संख्या है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या एक है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या एक है, और एक के पहले शून्य जो है इसको हम नहीं धनात्मक संख्या कहेंगे। यह शून्य जो है धनात्मक नहीं है। एक से धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 हजार लाख करोड़ बढ़ते जाए सब धनात्मक है। अब शून्य से शून्य जो है वह एकदम समतल में आ गया, बराबर में, और इसके बाद फिर शून्य से भी छोटा संख्या है, शून्य से भी वह संख्या है -1, उसके बाद है -2, इधर है -3, इधर है -4, उसके बाद है -5, उसके बाद है -6। तो जिस तरह से हम लोग दाएं तरफ गए और संख्या का मान बढ़ते गया, तो उस तरह से हम अगर दाएं तरफ बढ़ते हैं, बाएं तरफ, दाएं दाया हुआ इधर दाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। उस तरह से फंस जैसे लोहे जाती करे लगे तो बढ़ गया। तो सॉरी बाबू, बच्चे हल्ला कर रहे थे, मैं शांत करने गई थी। यहाँ शून्य है और इधर धनात्मक संख्या है, और इधर बढ़ते हैं बाएं तरफ तो संख्या का मान घटते जाता है। जैसे शून्य से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, ऐसे लगातार बढ़ रहा है संख्या का मान। लेकिन शून्य से हम अगर बाएं तरफ बढ़ते हैं इधर, तो संख्या का मान घटते जाता है। कैसे घटता है? शून्य से छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, -7 से छोटा -8, -8 से छोटा -9। इस तरह से इधर बढ़ते जाएंगे, इधर घटते जाएगा संख्या का मान, और इसका भी कोई किनारा नहीं है। छोटी से छोटी संख्याओं का भी कोई किनारा नहीं है, जिस तरह से बड़ी संख्याओं का कोई किनारा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इस तरह से अब कहेंगे कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन है, तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका अंत है ही नहीं। इस तरह से यहाँ से जितना इधर आया संख्या, इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, इसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। तो बाबू दो तरह का संख्या इसमें हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब इसके पहले प्लस का चिन्ह होता है, और ऋणात्मक का मतलब होता है कि इसके पहले माइनस का चिन्ह होता है। तो प्लस का चिन्ह जरूरी नहीं है कि प्लस का रहेगा, प्लस का नहीं भी है तो भी हम समझेंगे। जिस संख्या के पहले चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो अपने मन से समझेंगे कि यह धनात्मक संख्या है, यह प्लस वाला संख्या है। लेकिन ऋणात्मक संख्या में वैसी बात नहीं है, उसमें माइनस का चिन्ह लगना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर तो वह धनात्मक संख्या हो गया। अब सब शून्य से
छोटा, सबसे पहला ऋणात्मक संख्या है -1। शून्य से छोटा, ना कि सबसे छोटी। सबसे छोटी का तो कोई पते नहीं है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अगर कहेंगे, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो है -1, -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। जितना इधर बढ़ते जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। जैसे 8 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो अपने दिमाग में सोचते हैं कि 8 ज्यादा है और 2 कम है। लेकिन अगर यह बात रहेगा 2 है, -2 है और -8 है, तो क्या होगा? -2 ज्यादा है या -8 ज्यादा है? तो कहेंगे कि -2 अधिक है और -8 कम है। क्योंकि इधर देखिए -2 -1 सबसे बड़ी पूर्ण ऋणात्मक संख्या है और उसके बाद -2 है और -8 आ गया। कई कदम नीचे है, इससे छोटा है। इधर चलते हैं तो छोटा हो जाता है और इधर चलते हैं तो बड़ा होते जाता है। इस तरह से ऋणात्मक संख्या में जितना भी जैसे ऐसे है और यहाँ -1 है। अब दो संख्या है -346 और यहाँ -1, तो कहेगा कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो -1 बड़ा है और -346 छोटा है, छोटी संख्या है। इस तरह से जितना बड़ा संख्या रहेगा उतना ही छोटा है, और इधर जितना बड़ा है उसका मान बड़ा है, और इधर संख्या का मान जैसे बड़ा रहेगा उसमें रहेगा माइनस का चिन्ह दिया हुआ ऋणात्मक, तो उसका मान जब वो शून्य से भी खत्म है, इधर रहेगा अगर शून्य और इधर रहेगा -5, दो संख्या दे दिया और कहेगा कौन बड़ा है? तो कहेंगे -5 बड़ा छोटा है और शून्य बड़ा है। इस तरह से अगर -5 है और -12 है तो कौन बड़ा और कौन छोटा हुआ? -5 बड़ा संख्या है और -12 छोटी संख्या है। -5 बड़ी संख्या और -12 छोटी संख्या। इस तरह से हमें लगता है कि आप लोग धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में समझ गए होंगे। और एक संख्या जो अंक बचा है वह जो 0 है, यह ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। शून्य एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक के पार्टी में है और ना तो ऋणात्मक के पार्टी में है। यह अकेले है, यह स्वतंत्र है कि हम ना तो धनात्मक हैं भाई और ना तो ऋणात्मक हैं। शून्य से दाईं तरफ जो ही बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या शुरू हो जाती है, और शून्य से बाईं तरफ जो ही चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या शुरू हो जाती है। तो अब हम लोग 3 तरह के यहाँ संख्या मिला, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और एक शून्य है जो ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक। 3 तरह का परिवार संख्या मिला, ऋणात्मक, धनात्मक और न धनात्मक और न ऋणात्मक। तो इन तीनों तरह के संख्याओं को मिला करके जो संख्या है यहाँ, तीनों तरह के संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसी को कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या में हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बारीकी से समझ गए कि पूर्णांक संख्या में शून्य भी होता है, धनात्मक संख्या जितना भी रहेगा सब पूर्णांक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या भी जितना है सब पूर्णांक संख्या है। तो हम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब वीडियो बड़ा हो रहा है बाबू, अब इससे आगे अगला वीडियो में मैं बताऊंगी, और इसे आप लोग खूब मन लगा करके देखिएगा। और मुझे जो हानि हो जाए, लेकिन आप लोग
समझ लीजिएगा। आप लोग का ही दुआ हो सके कि मुझे लगे और मैं आज तक जीवित हूँ। इतने बड़े हादसा के बाद भी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।